नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जनसत्ता का जो एडिटोरियल है, जो संपादकीय है और जो इसका कंटेंट है बहुत ही प्यारा है, चलो गांव की ओर। तो पहली बार ऐसा हुआ कि दोस्तों जो गांव को इस समय प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, जो गांव के संदर्भ में बातें की जा रही हैं, उसके रीडेवलपमेंट के बारे में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, वो बहुत ही सही मायने में कहें तो सही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से तमाम व्यवस्थाओं से, तमाम योजनाओं से गांव मोहल्ला पूरी तरह से उपेक्षित था, अब आवश्यकता और ज़रूरत समझी जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा कि गांव को इतना मजबूत बनाया जाए, गांव स्तर पर तमाम तरह के कारोबार, कंपनियां स्टार्ट की जाएं, जिससे इतनी बड़ी संख्या में पलायन को रोका जा सके। क्योंकि दोस्तों कोरोना काल के बाद तमाम ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो पूरी तरह से बदल गई हैं। अब कोरोना काल की वजह से ही जो समाज में बदलाव होगा ये कई सदियों तक चलेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। इसे लिखा है दोस्तों प्रभात झा जी ने। तो आज इनके विचारों को देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब ये लिखा है यहाँ पे, देखिए, जीवन हो, समाज हो, संस्था हो या राष्ट्र हो, इन सभी से में प्रारंभ से ही उतार चढ़ाव आते रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी भी इसी तरह की एक घटना है। सुघटना हो या दुर्घटना, दोनों के ही दो पहलू देखे जा सकते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कोरोना का नकारात्मक पक्ष यह है कि वह मानव का जीवन समाप्त कर रहा है। वहीं दूसरा पक्ष है कि कोरोना के कारण शहरों में रहने वाले परदेशी लोगों को गांव की बहुत याद आ रही है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर भारत के भिन्न भिन्न शहरों और बड़े बड़े महानगरों में जीविकोपार्जन के लिए जाने वाले गांव भूल गए और आज उन्हें सबसे ज़्यादा गांव की याद आ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना का संदेश है कि गांव और शहर के बीच सदैव संतुलन रहना चाहिए। जैसे संतुलित आहार शरीर को स्वस्थ रखता है, वैसे ही गांव और शहर का संतुलन रहने से ही भारत की संस्कृति भी बची और प्रगति भी रहेगी। तो इस लेखक ने इस लेख के माध्यम से कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि जो शहर और गांव है उनके बीच का जो संतुलन है हमेशा बना रहना चाहिए। अन्यथा अगर असंतुलन की स्थिति आती है तो इसी तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आप सोचिए, एक ऐसा समय आ गया था कि किसी भी गांव में 2 से 4 ही लड़के मिलते थे, क्योंकि गांव के जो भी जवान लड़के थे वो दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जीविकोपार्जन के लिए चले गए थे और अपने यहाँ के जो संसाधन थे ऐसे ही छोड़ रखे थे, उपेक्षित। किस तरह से वो कृषि जैसे कार्यों से भाग रहे थे, पशुपालन जैसे एनिमल हस्बेंड्री से भाग रहे थे, पोल्ट्री फार्म से भाग रहे थे, मछली पालन से भाग रहे थे। पर दोस्तों अब आवश्यकता है इनको समझने की, इन पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार को तमाम तरह की योजनाएं इम्प्लीमेंट करने की, यहाँ पर सब्सिडी देने की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस पर ध्यान जाए और इन प्राथमिकताओं को वो तवज्जो दें। भारत के गांव वैदिक काल से प्रतिभा संपन्न थे। गांव में ज्ञान था, विज्ञान था, वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, महाभारत था और रामचरितमानस भी। भारत की ग्राम में सभ्यता और संस्कृति की विश्व में धाक थी। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज में भारतीय गांव का चित्र खींचते हुए भारतीय ग्राम संस्कृति को विश्व संस्कृति बताया था। उन्होंने जोर देकर कहा था, अगर गांव नष्ट होता है तो भारत भी नष्ट हो जाएगा, भारत किसी मायने में भारत नहीं रहेगा। उन्होंने गांव को भारत की आत्मा कहा था। उनका मानना था कि न केवल भारत बल्कि विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था का उज्जवल भविष्य भी गाँव पर निर्भर करता है। सोचिए, तो गांव से इतनी क्रांतियां स्टार्ट हुई, आप तो वो भी देखे होंगे, पता होगा, महसूस होगा। आपको बता दें दोस्तों, जब 1857 का विद्रोह रहा हो या फिर असहयोग आंदोलन रहा हो या फिर ऐसे तमाम तरह के नेशनल मूवमेंट रहे हों जहाँ पर जो भी आह्वान करते थे देश के लोगों से महात्मा गांधी जी, उसमें सबसे बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेता था वो गांव के लोग ही होते थे। याद रखिएगा, यही किसान होता था, यही मजदूर हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद दशकों तक सरकारी नीतियां ऐसी रहीं कि शहर फैलता गया और गांव को निगलता गया। महानगरों के आसपास के गांव दुबकते गए, वहीं गांव में शहर घुस आया। शहर अमीर होते चले गए और गांव गरीब। शहर खाने वाला जबकि गांव उगाने वाला बनकर रह गया। सोचिए, एक जो किसान है वो पूरे तरह के खाद्यान्न को उत्पादन करता है और फिर उसको शहरों में बेचता है। शहर के लोग आप कभी नहीं सुने होंगे जो शहरों में रिहायशी लोग रह रहे हैं कि वो खाने से कभी मरे होंगे।
पर दोस्तों ये आपने ज़रूर सुना हो कि जो किसान जो तमाम तरह की फसलों को उगाता है वो खाने से मर जाता है, खाने के लिए तरसता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में कुछ लोगों की जो मानसिकता है बिचौलिए की, वो उनसे औने पौने दाम पे खरीद के उनका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण करके किस तरह से वो खून की, कह सकते हैं एक तरह से दलाली ही कर रहे हैं। इस तरह की जब तक मानसिकता के लोग रहेंगे हमारे समाज में, तब तक मित्रों दोस्तों इस देश में मजदूर और किसानों की यही स्थिति होगी, कभी नहीं सुधरेगी। मैं मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, जब से वो सरकार में आए हैं वो तमाम तरह के आश्वासन देते चले आ रहे हैं कि गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, खासकर स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अ फार्मर, कि किस तरह से वो 15 या 16 में उसकी आय दुगना कर देंगे, फिर 17 में, 18 में। आज उन्होंने कहा है, आई मीन जो सेकेंड उनका कार्यकाल है उसमें उन्होंने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो इस तरह के जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, उन पे जब तक आप अमल नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो किसानों की स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। आपको दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए तमाम तरह के सर्विलाइंस का निर्माण करना पड़ेगा, जन सेवा केंद्र डेवलपमेंट करना पड़ेंगे कि किसान को किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो तुरंत वहाँ पर जाके पूछ सकता है। शहरी लालच में गांव वीरान होने लगा। किसी ने सुध नहीं ली, न सरकारों ने, न व्यक्ति ने और न ही समाज ने। इन सब का दुष्परिणाम आज सामने है। 1951 में भारत की 83% आबादी गांव में रहती थी, जो आज घटकर 69% रह गई है। गांव समृद्ध हो इसकी न नीयत रही और न नीति। 1951 में गांव का का कुल बजट का 11.4% था। 1960-61 में यह 12%, 1970 में 71 में 9.5%, 1980-81 में 10.9%, 1990-91 में 10.8%, 2001 में 9.7% और 2019-20 में 9.83% रहा। वहीं 1970-71 में देश के कुल कार्यबल का 84% गाँव में था, जो 1980-81 में घटकर 18.8%, 1990 से 91 में 77.8%, 2010 टू 11 में 70.9%, वर्तमान में घटकर लगभग 70% रह गया। देश के 70% कार्यबल के लिए 10% से भी ज़्यादा कम बजट। ऐसे में गांव की समृद्धि में वृद्धि कैसे हो सकती है? ग्राम स्वराज का सपना कैसे पूरा हो सकता है? महात्मा गांधी ने दोस्तों बोला था, जब तक हम स्वराज्य का मतलब होता है कि जिस शासन व्यवस्था को हम सब मिलकर संचालित करें, ठीक है, मतलब उस व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट करें। पर दोस्तों आज कहीं ना कहीं जो सरकारें जिस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, निरंकुशता को डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं, वो गलत है। आज भी गांव के लोग क्यों उपेक्षित हैं, मैं यही नहीं समझ में आ रहा। जितने भी देश के राज्यों के जो सीएम हैं, वो क्यों नहीं ये आश्वासन दे रहे हैं, ये क्यों नहीं वो प्राथमिकता देते हैं कि हमारे देश का जो नागरिक है वो कम से कम बाहर जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश में, फिर भी हमारा देश किस तरह से उपेक्षा का शिकार हुआ है। हमारे देश की जो ऊर्जा है, जो क्षमता, कुछ दूसरे देश ले रहे हैं और अपने यहाँ विकास के नए नए आयाम खींच रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास मैन पावर है, तो राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए ना कि मंदिर मस्जिद बाद में, सबसे पहले एक कंपनी कारखाना बनाया जाए, जिससे कि किसी भी किसान, किसी भी मजदूर की भूखमरी से मौत ना हो, पैसे के लिए उसे उपेक्षा का शिकार ना होना पड़े, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। ऐसा ना कि वो एक राज्यों से दूसरे राज्यों को भटकता जाए, दर बदर हो। ये सरकारों का काम है, पर सरकारें देख रहे हैं क्या कर रही हैं। आज़ादी के बाद देश की बागडोर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई थी, पर आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के विचारों, खासकर उनके ग्राम स्वराज के विचारों की सबसे अधिक अनदेखी अगर किसी ने की तो वह जवाहरलाल नेहरू और समृद्धि को निगलता गया। गांव की समृद्धि ही भारत की समृद्धि है। भारत एक वेद है, हजारों गांव इस वेद की रचनाएं हैं। वेद में प्रत्येक ऋचा का अलग भाव और व्यक्तित्व है। भारत के प्रत्येक गांव का भी अलग भाव और व्यक्तित्व है। लेकिन आज का सच क्या है? भारत शहर का उपनिवेश बनता जा रहा है। शहर अमीर है, गांव गरीब है। गांव में अस्पताल नहीं है, सॉरी एक ऊपर का लाइन भूल गया मैं, बहुत ज़्यादा जब मशगूल हो जाता हूँ किसी चीज़ में, माफ़ करिएगा आप लोग। हालांकि भी अपने भाषणों में कहा करते थे, सब कुछ इंतज़ार कर सकता है पर कृषि नहीं। पर उनकी करनी में कहीं पर भी कृषि को महत्व नहीं दिया गया।
भारत गाँव का देश है। अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने यही बात कही है। कौन नहीं जानता भारत गाँव में बसता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गाँव की कितनी चिंता की गई। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी याद रखिएगा, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, किस तरह से तमाम तरह की जो पार्टियां आश्वासन देती हैं कि हम आपको रोज़गार देंगे, आपके बच्चों को नौकरियां देंगे, कृषि को प्राथमिकता देंगे, आपके अनाज का सही दाम दिलाएंगे। जो बुनियादी ढांचों का शिकार हुआ है, जो उपेक्षित हुआ है गांव, वहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। ऐसी तमाम तरह के आश्वासन देता है। जैसे ही चुनाव जीत जाता है उसके बाद 5 साल कोई नहीं पूछता। ये वास्तविकता किसी भी गाँव के लोगों से जाकर आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी कुरीतियाँ कब तक हमारे देश में रहेंगी? हाँ दोस्तों, तब तक रहेंगी जब तक आप और हम जागरूक नहीं रहेंगे। इसीलिए जब आप सिविल की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो वहाँ पे जो एक आईएएस होता है, जिसे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानते हैं, जब उसका जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, तो उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया जाता है कि यदि इस तरह से कई उसके क्षेत्रों में कुरीतियाँ फैली हैं, तो वो जो है प्रशासन, वो शासन को खत लिखे और उसके बारे में उसे संज्ञान मिले कि देखिए इन गाँव की ये स्थिति है। आप बताइए, गांव में तमाम तरह के आप आज भी कर ले रहे हैं, ठीक है, तमाम तरह के किसानों से कर ले रहे हैं। जो लोग किसान होंगे उन्हें खुद पता होगा। पर दोस्तों, डेवलपमेंट के नाम पे क्या है, 12 मासी सड़कें आपको नहीं मिलेंगी। बारिश में सड़कें डूब जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं। और गांव में जो खड़ंजे लगते हैं ईंट पत्थर के माध्यम से, वहाँ वो इतनी निम्न क्वालिटी का होता है कि अगर सही से अगर आप कूद जाएं उस पर ना, तो शायद पूरी सड़कें धराशायी हो जाएंगी। ईंट मतलब जैसे लगता है कि कोई फ्री में दे दिया, उठा के लगा दिए हो। तो ये जो कमीशन खोरी है, अपना पहले हिस्सेदारी है, ये कब तक आखिर रहेगा? ये जब तक चीज़ें रहेंगी तब तक यही हाल होगा। इसीलिए आप लोग जागरूक बनिए, चीज़ों का विरोध करिए। अपने अल्प कार्यकाल में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गांव और किसान की चिंता करते हुए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। गांव और किसान के जीवन में आशा की नई किरण का संचार हुआ, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु ने आशा की उस किरण को भी मृत कर दिया। नतीजा यह हुआ कि गांव और शहर का संतुलन बिगड़ता गया और भ्रष्टाचार और लालच गांव की संस्कृति और समृद्धि को निगलता गया। गांव की समृद्धि ही भारत की समृद्धि है। भारत एक वेद है, हजारों गांव इस वेद की रचनाएं हैं। वेद में प्रत्येक रचना का अलग अलग भाव और व्यक्तित्व है। भारत के प्रत्येक गांव का भी अलग अलग भाव और व्यक्तित्व है। लेकिन आज का सच क्या है? गांव शहर का उपनिवेश बनता जा रहा है। शहर अमीर है, गांव गरीब है। गांव में अस्पताल नहीं है, अगर है तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी नहीं है। स्कूलों की ही हालत अच्छी नहीं है। आज चूल्हे से मुक्ति ज़रूरी है, वन की रक्षा हुई है। स्किल इंडिया ज़रूरी है, लेकिन इसकी सफलता गांव में लघु कुटीर उद्योग के रूप में है। प्रकृति और संस्कृति के सौंदर्य की रक्षा करते हुए गांव की रक्षा होनी चाहिए। गांव में समृद्धि आए, लेकिन बिना किसी विकृति के। विकास की नीतियां ऐसी हों जिसमें गांव शहर का संतुलित विकास हो। अभी यहाँ पे जो उज्ज्वला योजना का थोड़ा सा दिया गया था, तो ये बात मानिए, जो सही चीज़ें हैं उसका आपका प्रशंसा करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। गांव में बहुत व्यापक पैमाने पर आप देखे होंगे कि तमाम तरह के पेड़ों की कटाई होती थी, लकड़ियों की कटाई होती थी, जिससे वृक्षों की पूरी तरह से एक तरह से वृक्ष लुप्त हो रहे थे, क्योंकि वो खाना बनाने के लिए उन लकड़ियों का प्रयोग करते थे। जो कि किसान थे, जो मजदूर थे, जो ज़्यादातर गांव की तरफ ये घटनाएं देखी जाती थी। पर जब से गांव के लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लिया, ये चीज़ें बहुत ही कम हो गई। अभी भी चालू है पर बहुत ही कम रह गई हैं। शहर बाजार है तो गांव संस्कृति और विचार समृद्धि का दास, सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, संस्कृति विहीन और प्रलयकारी नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना से आज विश्व का हर राष्ट्र हिल गया है। इसके इलाज के लिए टीके या दवा की खोज में पूरी दुनिया लगी है। अनेक संस्थाएं जो गांव आधारित सर्वे और विश्लेषण करती हैं, उनका मानना है कि कोरोना से भारत अब भी इसलिए बचा क्योंकि अधिकांश आबादी गांव में ही बसती है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि गांव में शुद्ध जल, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, नदी हैं, सरोवर हैं, पर्वत हैं, खेत हैं, खलिहान हैं। लेकिन शहरों, महानगरों ने प्रकृति के पंच महाभूतों क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर पर धावा बोलकर उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया है। गांव, खेत, खलिहान, वन उपवन की छाती चीरते शहर सीमेंट कंक्रीट की बेतरतीब इमारतें लेकर फैलते जा रहे हैं।
गंदे नाले, खराब जल, प्रदूषित हवा के कारण शहर महानगर महामारी का शिकार हो रहे हैं। कारण है गांवों से शहरों में अनियोजित पलायन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 45.36 करोड़ अंतरजातीय प्रवासी हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 37% ही है। वहीं हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया कि शहरों में प्रवासी कार्यबल की आबादी 10 करोड़ से अधिक है। केवल दिल्ली और मुंबई में यह आबादी लगभग 3 करोड़ है। 2019 में किए गए एक अध्ययन में की माने तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता महानगर और हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे देश के बड़े शहरों को 29% आबादी दैनिक मजदूरों की है। आज कोरोना महामारी से शहरों महानगरों में उत्पन्न कंपन और डर न रेलवे की पटरियों पर झुग्गी बस्तियों, रेलवे पुलों के नीचे, सड़कों के किनारे बने अस्थायी बस्तियों में रहने वाले मुंबई की धारावी जैसी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों के मन में अब आने लगा कि गांव का फूस और खपरेल का घर इन नागरिक बस्तियों से बेहतर है। कोरोना महामारी के इस काल में लोगों में आतुरता बढ़ी है और सहज कहने लगे कि चलो गांव की ओर। पूरे देश को खिलाने की ताकत गांव में है। इसी ताकत के कारण कोरोना महामारी में भारत आज बचा है। इसी ताकत के कारण आज भारत बचा है। तो दोस्तों, इस लेख का आप जिक्र वहाँ पे करिएगा जहाँ पे कोरोना से संबंधित बात हो, ठीक है, और देश को सुदृढ़ बनाने की बात हो, गांव को प्राथमिकताएं और योजनाएं देने की बात हो, वहाँ पे इस टॉपिक को ज़रूर कहिएगा। कभी कभार क्या होते हैं, कुछ टॉपिक्स काफ़ी लंबी हो जाते हैं, पर मैं मांग करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट भी डाला करिए, जिसके माध्यम से थोड़ा सा और इसे प्रभावशाली बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।